फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो पिछले सेशन में हम लोग दोस्तों महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, और वहीं से हम लोग आगे जो है अगले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आगे चलेंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमें भी बताइएगा कि हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, या नियामक है। अब देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई प्रगतिशील कक्षा है और उसमें कक्षा की व्यवस्था में जो शिक्षक हैं, तो कैसा वातावरण का जो है कि वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे जो है कि अधिगम सुगम बनता है। तो वह है आपका खोज को प्रोत्साहन देता है। क्या करता है? खोज को प्रोत्साहन देता है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन जाता है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, या क्षमता जो है कि भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है, या हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां जो है कि विकसित हो सके, या बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 8 विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के बारे में जो है कि बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है क्या सुझाता है जो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, तो शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो बिल्कुल पॉइंट सही है दोस्तों, राइट आंसर बनेगा। जबकि बात करें कि क्षमता क्या एक भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है, तो ये पॉइंट गलत है। और हर बच्चे को प्रत्येक 8 विषय भिन्न तरीकों से अगर पढ़ाया जाना चाहिए तो यह शायद मुमकिन नहीं होगा। तो ये राइट आंसर आपका बनेगा नहीं, यानी कि गलत ऑप्शन होगा। और बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन रहा दोस्तों कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, यानी उसको फोल्ड करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा जो प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा, और लेविगस्की इसे खोज भी मानेगा। क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल बात सही नहीं है। जीन पियाजे इसे खोज भी मान सकते हैं, और लेविगस्की जो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया के बारे में बताया है, तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। जीन पियाजे और लेविगस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। क्या ऐसा है? तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। जीन पियाजे और लेविगस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, या जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेविगस्की इसकी व्याख्या बच्चे के निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। तो बिल्कुल पॉइंट सही है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि लिंग है तो क्या है? सहज गुण है, सामाजिक संरचना है, जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है। तो अगर हम बात करें तो लिंग क्या है? एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, इसे समाज ने ही जो है कि पुरुष लिंग स्त्रीलिंग इस तरीके से जो है कि लिंगों में जो है कि बांट दिया है, जिसके में जो है कि अलग अलग व्यवहार किए जाते हैं। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, क्वेश्चन नंबर 20 है क्या कि लेविगस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, यानी ज़्यादातर उसको प्रीफर करेंगे कि इस विधि से जो है बच्चों का आकलन होना चाहिए? तो तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट, या मानकीकृत परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, तो बनेगा आपका सहयोगी प्रोजेक्ट। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। क्या यह बात सही होगी? बिल्कुल बात गलत होगी।
शिक्षण और आकलन के समान एक मानक तरीके का उपयोग है। मानक की बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही निगेटिव वर्ड है, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ को। और डी है कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो यहाँ पे वर्गीकरण भी नहीं करना है, अलग नहीं करना है, तो ये पॉइंट तीनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सही है होगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। क्या ऐसा आकलन उद्देश्य पूर्ण होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है। तुलनात्मक जो वर्ड है ये भी निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, तो ये पॉइंट भी गलत होगा। भय और तनाव जो है कि नहीं, जो है कि यहाँ पर लाना है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्या मिलता है? फीडबैक प्राप्त हो, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? एनसीएफ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अनुमति परक है, सुविधादाता है, सत्तावादी है, अधिनायकीय है। तो देखिए अगर एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है तो सुविधादाता के रूप में है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं हैं विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, या एक मात्र निर्धारक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, न कि संबंधित नहीं होती हैं, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं, ना ही एकमात्र निर्धारक होती हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। क्या ऐसा होगा? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, या एक काल्पनिक लक्ष्य है, या जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विविध प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन क्या है? सत्य है, गलत है, ये आपको बताना है। तो सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। क्या इस वजह से? गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। या गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए सुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। या सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो बिल्कुल पॉइंट सही है दोस्तों कि अलग अलग प्रकार के यानी विविध प्रकार के जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं अगर वो एक साथ रहते हैं तो वो अपने साथियों से क्या करते हैं? अनेक कौशलों को सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सुनने में जो असमर्थ बच्चा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के साथ समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। क्या यह होगा? बिल्कुल गलत है। श्रवण असमर्थता वाले बच्चे विद्यालय में भी भेजाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो ये पॉइंट भी गलत है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात होती है, सबका साथ सबका विकास, यानी कोई भी असमान बच्चा हो जो सुनने में असमर्थ है या फिर देखने में असमर्थ है उनको भी नियमित विद्यालय में भेजा जाना चाहिए एनसीईआरटी के अनुसार। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए, कि सुनने में असमर्थ बच्चा भी क्या कर सकता है? नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उस तरीके की उसको सुविधाएं मिले जो उसको जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, ढोलना आदि इस तरीके से, या वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, या यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो पॉइंट बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी कि अगर कोई प्रतिभावान शिक्षार्थी आपकी कक्षा में है तो अगर कक्षा में जो गतिविधियां हो रही हैं वो चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह प्रेरित अपने आप को कम महसूस करता है और ऊब जाता है क्लास में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में
प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, प्रतियोगिता करना गलत है, निगेटिव वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, बिल्कुल पॉइंट सही है। और अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, पुरस्कार देने के लिए, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। और ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, तो ये भी एक गलत है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं कि नहीं, ये भी आपको पता चला होगा। तो निश्चित रूप से अगर कोई सजेशन हो दोस्तों हमें दीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस आने वाली हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है कि सही है। तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो पॉइंट बिल्कुल गलत है। निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है, सक्रिय प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि बच्चे समस्या का समाधान करता है, बिल्कुल पॉइंट सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। बी सी डी इस पॉइंट का बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं कि कहीं पर दिया हुआ है क्या। तो बिल्कुल दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है, और आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। इसी तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।